हेलो बच्चों, आज की एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। आपको लास्ट क्लास में हमने बोर्स मॉडल स्टार्ट कर दिया था, उसके पॉइंट्स बता दिए थे, उनके सिग्निफिकेंस, उनके लॉजिक समझा दिए थे एंड शुरू कर दिया था कि बोर्स मॉडल के बेसिस पे एक nth ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी कैसे निकालते हैं, जिसमें से मैंने रेडियस की कैलकुलेशन कर दी थी। आज हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी में हम लोग जो एक पॉइंट था उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, इस पॉइंट को यूज़ करके हम लोग रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू NH/2π m into r and this is equal to NH/2π m, n square h square divided by 4 pi square m into k z square। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। NH/2π m into 4 pi square m k z square upon n square h square। पाई एक कैंसिल हो जाएगा, m एक कैंसिल हो जाएगा, n और h एक कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी 2 से डिवाइड होके 2 बचेगा, तो 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन NH। दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, अब इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू यदि मैं, जैसे मैंने रेडियस में सारे कांस्टेंट वैल्यू रखा था, की वैल्यू रखा था, यहाँ भी अगर रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। तो किसी nth ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। यहाँ से आप देख सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। हो भी क्यों ना, न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। ऐसे n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना डिस्टेंस पे होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, तो स्पीड अप कम हो पाएगा, तो वेलोसिटी कम होगी। तो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी और रेडियस की हेल्प से दो और चीज़ें निकाल सकते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन और एक टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, लाइक टू टाइम पीरियड। क्या होगा टाइम पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या लिखें? एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो कैन बी राइट इट, डिस्टेंस to be traveled divided by distance covered in 1 second, distance of one revolution upon distance covered in 1 second। डिस्टेंस ऑफ वन रिवॉल्यूशन होगा 2πr एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड होगा v। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अब मैं एक और फार्मूला नहीं बनाना चाहता बिकॉज देयर आर सो मेनी फार्मूला इन द चैप्टर, तो सिंपली आप r और v निकाल चुके हो, सब्सटीट्यूट करो, आंसर निकाल लो। हाँ, कभी अगर मुझे शॉर्टकट में रेशियो निकालना हो तो उसके लिए मैं ज़रूर आपको बता दूँ कि लाइक r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z and v is directly proportional to z/n and t is directly proportional to r/v, can be written as n² into n² divided by z/n, and this can be written as t is directly proportional to n³ z²।
तो कभी अगर मुझे टाइम पीरियड का रेशियो निकालना हो तो दैट विल बी, यानी T1 अपॉन T2 विल बी N1 अपॉन N2 क्यूब इंटू Z2 अपॉन Z1 क्यूब। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब अपॉन Z स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली कि एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में मूव करता हुआ करेगा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय एक रिवॉल्यूशन की टोटल डिस्टेंस। कैन यू अंडरस्टैंड? एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा उसके लिए तो मैं क्या लिखूंगा, एक सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। Distance traveled in 1 second is velocity, distance of revolution is 2 pi r circumference। एंड ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अगेन मैं नया फार्मूला नहीं डिराइव करूंगा, वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव कर चुका हूँ, रेडियस का फार्मूला डिराइव कर चुका हूँ, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो अगेन यहाँ पे जैसे मैंने अभी निकाला था कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब अपॉन Z स्क्वायर, उसमें R अपॉन V आया था, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन N क्यूब? कैसे? बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय N एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R। इसको अगर मैं लिखूंगा Z बाय N इंटू N स्क्वायर into Z by N square, this comes out to be Z square upon N cube। एग्जैक्टली उसी तरह का मैनिपुलेशन है जैसा हमने टाइम पीरियड के केस में किया था। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर कभी F1 अपॉन F2 निकालना है तो क्या फार्मूला आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी Z1 अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N2 अपॉन N1 क्यूब। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट रेशियो ऑफ frequencies in two different orbits, either in the same atom or in the different single electron systems। ठीक है, तो चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कुछ रेशियोज मैंने लिखे हैं रेडियस और वेलोसिटी के, वो अपने को कैलकुलेट करते हैं। बेटर होगा कि आप इसे खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो चलिए, पहला है, इनको करने के लिए बस ये ध्यान रखिए, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z डिवाइडेड बाय N। तो पहला है R1 ऑफ HE प्लस अपॉन R1 ऑफ H। कैन वी राइट इट लाइक दिस? क्योंकि दोनों में जो ऑर्बिट नंबर है वो तो आइडेंटिकल है, तो सिर्फ Z पे डिपेंडेंस हो गई क्योंकि ऑर्बिट नंबर तो सेम है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z। तो कैन आई राइट Z ऑफ हाइड्रोजन अपॉन Z ऑफ हीलियम प्लस? Z ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, Z ऑफ हीलियम प्लस इज 2, तो रेशियो इज 1:2। सेकेंड, R1 ऑफ लिथियम प्लस अपॉन R1 ऑफ बेरिलियम 3 प्लस। R1 ऑफ लिथियम प्लस यदि मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? लिथियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है और लिथियम का Z का वैल्यू 3 होता है, तो इट कैन बी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू बेरिलियम का सेकेंड ऑर्बिट। बेरिलियम का सेकेंड ऑर्बिट का मतलब 2 स्क्वायर एंड बेरिलियम का Z होता है 4। कितना आ जाएगा ये? 1:3। ऐसे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस अपॉन वेलोसिटी, आप दोनों का सेम ऑर्बिट में निकालना है, तो अगेन वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, n का वैल्यू कॉमन रह गया, तो दिस कैन बी रिटन एज Z ऑफ हीलियम प्लस अपॉन Z ऑफ हाइड्रोजन। Z ऑफ हीलियम प्लस है 2, हाइड्रोजन का 1, आंसर 2:1, इजी। लास्ट वाले के केस में क्या किया है, n भी डिफर किया है और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी डिफर किया है। तो पहले लिखते हैं V2 फॉर बेरिलियम 3 प्लस। V2 क्या मतलब सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी, यानी n की वैल्यू 2 हो गई और Z की वैल्यू बेरिलियम के लिए 4 हो गई इंटू, अब हम R3 लिखेंगे, R3 फॉर हाइड्रोजन, R3 फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1, N की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये कितना हो गया? 6:1।
दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो और रेडियस रेशियो ऑफ डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। रेडियस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल R4R and 16R respectively. Find the ratio of frequency of revolution of electron in these two orbits. दो ऑर्बिट्स का रेडियस दिया हुआ है, दो ऑर्बिट्स का रेडियस दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो फिर वही बात, पहले आप ट्राई करो एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखो, क्योंकि फंसना अच्छा है, सॉल्यूशन डायरेक्टली देख लेना हमेशा बुरा होता है। क्वेश्चन में फंसना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब तक आप फंसोगे नहीं क्वेश्चन में, जब तक आप स्टक नहीं करोगे कहीं पे, तब तक आप सीख नहीं सकते। तो सीखने के लिए गलतियां करो, क्वेश्चन में फंसो और उसके बाद आंसर्स एंड सॉल्यूशंस देखो। अब यहाँ पे क्या बताएं, क्योंकि हम और आप सामने सामने नहीं है तो उस टाइप की बातें तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, आप ऑनेस्टली इन चीज़ों को करोगे तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए मैं तो करता हूँ यहाँ पे। तो देखो, रेडियस जो है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, और क्योंकि सेम सैंपल का रेडियस है, z की बात आएगी नहीं, तो कैन वी राइट r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 4r अपॉन 16r, विच कैन बी रिटन एज n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। यहाँ से n1 अपॉन n2 हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो n1 अपॉन n2 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो आई कैन राइट f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, क्योंकि z तो आइडेंटिकल है, सेम सैंपल में अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, तो आई कैन राइट दिस इज गोइंग टू बी n2 अपॉन n1 होल क्यूब, और n2 अपॉन n1 2 अपॉन 1 दिया हुआ है, होल क्यूब करेंगे 8:1 आ जाएगा। राइट, सो दिस इज हाउ, सिंपल क्वेश्चन है इसमें भी, बट यस आपको फार्मूला कंसेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। अब एक nth ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। टोटल एनर्जी एक्चुअली इज सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कुछ वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इलेक्ट्रिकल फोर्स विद न्यूक्लियस, इसलिए उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो सिंपली आई वुड बी राइटिंग टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इन वैल्यूज़ को अलग अलग निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ kZe स्क्वायर अपॉन r। कैसे, आपको पता है बोर्स मॉडल में एक पॉइंट लिखाया था कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो अब एक r यहाँ से कट जाएगा और mv स्क्वायर की वैल्यू सिंपली kZe स्क्वायर अपॉन r लिख दूंगा मैं। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ kZe स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन की वजह से होगी, और आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है इसलिए नेगेटिव साइन लगाऊंगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी हमेशा नेगेटिव, और ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज होती है। व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी हैज टू बी रिलीज्ड। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस k इंटू Ze, ये न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, इंटू E डिवाइडेड बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, माइनस k Ze स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज गोइंग टू बी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज गोइंग टू बी टोटल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 3। यहां से अगर आप इन तीनों फार्मूला को देखो 1, 2 एंड 3 तो यू विल फाइंड आउट जो काइनेटिक एनर्जी है इस टू टोटल एनर्जी है, दिस इज गोइंग टू बी -1। मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होता है। ये पॉइंट बहुत काम आएगा क्वेश्चंस करते वक्त। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं टोटल एनर्जी का ट्वाइस, वहां पे हाफ एक फैक्टर है तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो क्या लिखूं 1:2। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी, अगेन एक माइनस साइन आएगा, काइनेटिक प्लस है पोटेंशियल माइनस है, तो कैन वी राइट इट 1:2 -1:2। ठीक है, माइनस साइन सिंपली इंडिकेट करता है कि कोई उनमें से कोई एक एनर्जी नेगेटिव है। तो 1:2, यहाँ पे ये हाफ है ना तो इसका 2 गुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब इस टोटल एनर्जी के फार्मूला में यदि मैं R सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे एक फाइनल फार्मूला मिल जाएगा टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। आर होता है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, सारा डेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल फार्मूला फॉर एनर्जी। अब इसमें भी सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लो तो एक सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला कोई बच्चा को याद नहीं रहता। तो बेटर ये है कि सारा इसके अंदर डेटा रख दो, थोड़ा बच्चों को रिलैक्सेशन मिले। पहला फार्मूला देखते ही पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू दिस कम्स आउट टू बी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यदि इसी को हमें जूल में लिखना हो तो ये होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप लोग दोनों फार्मूला में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ईजी टू रिमेंबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। राइट, यहाँ से कुछ बातें हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लाइक नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी indicates the force of the net force of attraction between electron and nucleus। बीच में मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी का साइन नेगेटिव होगा, और एनर्जी का साइन नेगेटिव है, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स द नेट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर हम मॉडुलस ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे z बढ़ाओगे एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यानी जिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। एंड इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, इफ प्रोटॉन्स आर मोर इनसाइड द न्यूक्लियस देन प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन strongly,
यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऑर्बिट नंबर बढ़ाते जाओगे तो कायदे से एनर्जी घटना चाहिए, लेकिन और घटेगा भी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एनर्जी घटते जाएगा अगर हम ऑर्बिट का नंबर बढ़ाते जाएं, लेकिन एक्चुअली एनर्जी बढ़ता जाता है क्योंकि एनर्जी का साइन नेगेटिव है। तो इनकॉर्पोरेटिंग दैट नेगेटिव साइन, कंसिडरिंग दैट नेगेटिव साइन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू मूव अप इन द शेल। तो एनर्जी या एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, याद रखिए इंक्रीजेस, ये हमने कंसिडरिंग नेगेटिव साइन बताया है। इंक्रीजेस यहां लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन आएगा इसको देख के। कंसिडरिंग नेगेटिव साइन ऑन इंक्रीजिंग ऑर्बिट नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट ये है, सेकेंड ऑर्बिट, देन थर्ड ऑर्बिट, देन फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी की बात करूँ, जेड क्योंकि कॉमन रहेगा, केवल हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हो गई -13, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ En इज इक्वल टू E1 इंटू En इज इक्वल टू En इज इक्वल टू E1 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर फॉर द सेम सैंपल। अगर सिर्फ उसी सैंपल की बात करें, यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए, हीलियम है तो हीलियम, लिथियम है तो लिथियम, बेरिलियम है तो बेरिलियम, तो Z का वैल्यू आइडेंटिकल हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 13.6। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 अपॉन n स्क्वायर फॉर H। तो इस वैल्यू, इस डेटा को यदि आप रखते हो तो E2 हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे E3 कितना हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे E4 कितना हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी रफली -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप देखिए, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो घट रहा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए एनर्जी बढ़ता हुआ क्रम में हम मानेंगे। यानी जैसे जैसे आप ऑर्बिट नंबर बढ़ाओगे एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, राइट। तो जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में बढ़ती जाएगी। एक और यूनिक बात यहाँ पे देखिए, इन दोनों का एनर्जी गैप अगर आप निकालोगे तो करीब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। दिस इज गोइंग टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर आप सेकेंड और थर्ड का निकालो थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ का और कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप घटेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में एनर्जी कैलकुलेशन कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अभी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है एनर्जी कैलकुलेशन पे, तो विल कंटिन्यू दिस एंड उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा, लेक्चर समझ गए होंगे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।